नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम बड़ौदा उपचुनाव पर। ये खास कार्यक्रम है बड़ौदा की महापंचायत। एक एक कर करके बड़ौदा उपचुनाव से जुड़े अलग अलग पार्टियां हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, उन तमाम नेताओं को इस महापंचायत में हम लेकर के आ रहे हैं। और बड़ौदा से जुड़े हुए सवाल और हरियाणा से जुड़े हुए जो आपके सवाल हैं वो हम उनके सामने रख रहे हैं। बड़ौदा चुनाव लगातार हम कह रहे हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव के बाद पहली दफा एक उपचुनाव हो रहा है और चुनाव हमेशा रेफरेंडम होता है। चंडीगढ़ में बीजेपी और जेजेपी के साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट्स को मिला करके एक सरकार चल रही है। बहुत सारे मसले हैं और आज इस महापंचायत में अब वो मेहमान हैं जिनका अपना एक रुतबा है, जिनका अपना एक इतिहास भी है और वर्तमान भी है, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईएनएलडी से ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा। चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वास्थ्य आपका सबसे पहले पूछ लूं मैं, ठीक है? मेरा स्वास्थ्य सबसे ज्यादा ठीक है। ये तो लग रहा है कि जिस तरीके से आप दिल्ली कैंपेन कर रहे हैं तो मतलब बड़े बड़े तो थक जा रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य अच्छा होने का कारण यही है जी कि मैं निरंतर काम में लगा रहता हूँ। तो ये दिन भर का आपका चल रहा है आजकल? निरंतर चलता है। निरंतर? ये केवल इस हल्के के चुनाव के लिए ही नहीं है जी। चुनाव ना हो वहाँ भी मैं चलता हूँ। मैं लोगों के दुख सुख में जुड़ा रहता हूँ जी। ये बड़ौदा उपचुनाव हो रहा है, आप तजुर्बेदार नेता हैं, एक लंबा आपका अपना इतिहास है। कई बार जब आप लोग ये कहते हैं कि ये एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट, हम भी समझते हैं कि एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एक उपचुनाव हो रहा है, लेकिन जब आप लोग ये कहते हैं कि एक सीट से हो सकता है सरकार बदल जाए। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि आज से 30 साल पहले मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को कहते सुना कि एक सीट पे उपचुनाव था महम में, तो उसके बाद स्थितियां बदल गई थी। लेकिन ये बड़ौदा उपचुनाव, एक सीट कैसे सरकार गिरा सकती है? आज इस देश का हर नागरिक दुखी है और दुखी लोगों को इस सरकार के कुशासन की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए इस उपचुनाव में अगर सरकार के खिलाफ हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो फिर एक की बात नहीं, फिर इस सरकार में भंगन मच जाएगा, गठबंधन इनके टूट जाए, पार्टियों में बिखराव आ जाए और लोग ये मान के चलते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक हलक नकारा एक खुदा, कि जनता की जो आवाज होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। लोगों की आज एक ही आवाज है, ये सभी पार्टियों के मुकाबले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार अच्छी है। तो हमारा प्रत्याशी जीतेगा, फिर दूसरी पार्टियों के चुने हुए लोग जो है वो भागेंगे। आप हरियाणा घूम रहे, ऐसे तो आपने कहा आप हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन ये उपचुनाव है तो बड़ौदा में घूम रहे। ये देखिए जीरी कट के तैयार है। आईएनएलडी की फसल जो आपने लगाई थी, या देवीलाल साहब ने लगाई थी, देवीलाल जी ने लगाई थी, जिसको आपने भी आगे बढ़ाया, लगता नहीं है कि वो फसल एक दफा तो जैसे लगाते हैं ना हम चारे के लिए कुछ घास लगाते हैं, एक कटान दूसरा कटान, तो एक कटान तो देवीलाल जी के समय हुआ, दूसरा कटान आपने कर दिया, तीसरी बार जब वो तैयार फसल बिखर सी गई। राजनीति में बिखराव आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं, लेकिन हमारी नीति में कोई तब्दीली नहीं आई, हमारी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। हमारी तो एक हार्दिक इच्छा है कि ये कृषि प्रधान देश, इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश कंगाल है। इसलिए हमारी एक सोच होती है कि हम ग्रामीण अंचल में बसने वाले मेहनतकश किसान और कमेरे को
हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। मैं उस पे भी आऊंगा और कृषि बिल पे भी आऊंगा, एमएसपी पे भी आऊंगा। एक एक करके सर आगे बढ़ जाते हैं। आईएनएलडी के बारे में कई बार ये चर्चा होती थी, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, विरोधी भी करते थे कि इसकी ताकत बढ़ रही है। वो बिखराव आ गया, आप उसके साक्षी हैं, तमाम तरह की चीजें हुई, मैं उतना इतिहास में नहीं जाना चाहता। एक चुनाव हो गया, पहला चुनाव तो जींद उपचुनाव हो गया था पार्टी बनने के बाद, जो अलग पार्टी बनाई। उसके बाद विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, और अब ये फिर बड़ौदा। ये 3-4 चुनाव एक साथ हो गए। कैसे आकलन करते हैं आप? एक आईएनएलडी और एक जेजेपी। नहीं, आप केवल एक ही पार्टी के हिसाब से बात क्यों करते हैं? आप मैं तो सर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूं। आप देश की राजनीति के प्रति सोचें। उस पे भी मैं आऊंगा सर, तो फिर उस पे भी आऊंगा, क्योंकि आपका एक अनुभव है। सुन रहा हूं मैं, करिए आप। ठीक है, अगर उस पर ना कहना चाहें तो ये नहीं है। नहीं, मैं जो आप कहोगे मैं सब सुनूंगा जी। आप कहिए क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि 2 पार्टियां हो गई, कई चुनाव हुए, तो उसको जो चुनाव के रुझान आए, नतीजे आए, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीति में बिखराव स्वाभाविक है, बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन आज के इन सारे हालात के मद्देनजर मैं ये कह सकता हूं कि हर आदमी की जुबान पे आज एक ही बात है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बनी, उनमें सबसे अच्छी सरकार जो थी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की थी। हमारी सरकार के वक्त में जनहित के काम हुए, गांव और शहरों का विकास हुआ, गरीब आदमी को रोजगार मिला, प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत। आज वो सारी बातें खत्म हो गई। अभी जो मौजूदा सरकार है, खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं, जेजेपी साथ में है, वो कहते हैं कि जिस पारदर्शिता के साथ अभी सरकार चल रही है, ना तो हुड्डा साहब की चली और ना पहले आईएनएलडी की चली। कैसे देखते हैं आप? सरकार चल रही है क्या? मैं आपसे यही पलट के पूछता हूँ कि कहीं आपको सरकार चलती दिखाई दे रही है? मैं तो जो लोग वो कहते हैं, मैं जो लोग आपसे कहते हैं उन्हीं से पूछो जी कि उन्होंने सत्ता संभालने के बाद 6.5 साल से उनकी सरकार है, कोई एक भी तो ऐसा काम किया हो जिससे लोगों को लाभ हो जाए? एक तो बताएं, कोई एक बच्चे को कोई रोजगार दिया हो तो बताएं। वो तो ढिंडोरा पीटते हैं सर, कहते हैं ना खर्ची ना पर्ची, अब तो मेरिट पे नौकरियां मिल रही है। आप ये सारी बात मुझसे क्यों पूछते? उनसे क्यों नहीं पूछते? कम वक्त उनसे भी सर पूछता हूँ। हाँ, पूछते हो आप। पूछते होते तो उनसे उनसे कहो क्या किया आपने, कोई बताए तो सही हो। वो तो मैं उनसे पूछता ही हूँ। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, वो गाँव में नहीं जा रहे जी। गाँव में लोग घुसने नहीं देते। कई मंत्रियों का विरोध हो रहा है, बोर्ड लगा रखे हैं, कई मंत्रियों का विरोध हो रहा है। सबका ही विरोध हो रहा है। बोर्ड लगा रखे लोगों कि हमारे गाँव में मत घुसना जी, और इनको पीटते हैं गाँव वाले। इनके संरक्षण में जो पुलिस जाती है उसको भी पीटते हैं। मेरी अभय जी से कल बात हो रही थी। अभय जी कह रहे थे कि आईएनएलडी के वक्त में बड़ौदा स्पेसिफिक अगर बात करूं तो शुगर मिल, ये मंडी इतने सारे बन गए। उसके बाद 10 साल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, जिसको कि अभी योगेश्वर दत्त जी को एकेडमी के लिए दे दिया है। वो कह रहे थे कि 10 साल और उसके बाद 5 साल और ये 1 साल, इसमें कोई डेवलपमेंट का काम उतना हुआ नहीं। और कांग्रेस बीजेपी वाले कहते हैं कि जो हमने कर दिया वो दूसरों ने नहीं किया। फिर मेरी बात नहीं समझ रहा। उनसे आप पूछो कि आपने किया क्या है, वो तो बताएं। कोई एक काम भी किया हुआ बताएं कि वो किया है। इन्होंने खराब तो किया है लोगों को, ऐसे गलत निर्णय बनाए हैं जिसकी वजह से लोग परेशान और दुखी हैं। गलत काम तो इन्होंने बहुत किए। एक कृषि नीति आ गई सर, ये हम लोग आ गए क्या? एक कृषि नीति आई है सर, उस कानून का सब लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी टिप्पणी? हम तो विरोध कर ही रहे हैं जी। इससे मुझसे क्या पूछोगे? आप देख नहीं रहे, हम तो सड़कों पे उतरे हुए उस मामले। बीजेपी के लोग, चाहे मोदी जी हों चाहे तमाम दूसरे लोगों, कहते हैं कि हमने एमएसपी हटाने की बात कही कहाँ है कि उसको लेकर के विरोध हो रहा है। एमएसपी पे खरीद कहाँ रहे हैं?
नहीं हटाइए। मैं आपसे उनसे पलट के पूछो कि मंडियां जीरी से भरी पड़ी है, तुम खरीद क्यों नहीं रहे? हमारी एक दफा सरकार बनी थी जी, और बाजरे की भरपूर फसल हुई थी। केंद्र की सरकार ने एमएसपी रेट पर खरीदने से मना कर दिया था। हमने प्रादेशिक सरकार की तरफ से वो खरीदा, एक एक दाना खरीदा था, चाहे वो राजस्थान का बाजरा था, पंजाब का था, यूपी का था, मध्य प्रदेश का था, गुजरात का था, कहीं का भी था। जो बाजरा हमारी मंडी में आया उसका एक एक दाना हमने खरीदा था कि नहीं खरीदा था? हमने पूरे दाम पे खरीदा और फिर आधे दाम पे बेचा। सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन किसान को तो नुकसान नहीं होने दिया। ये बताएं तो सही कि ये मंडियां भरी पड़ी है, खरीद क्यों नहीं रही? और अगर किसी का क्विंटल 2 क्विंटल खरीदते हैं तो उसका पैसा नहीं आ रहा। आपको लगता है कि आईएनएलडी की वापसी जल्द हो जाएगी? देखिए रहिए, हो सकता है। आपको लोगों का रुझान दिखाई नहीं देता? निश्चित रूप से इस उपचुनाव में मेरी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी है। और मेरी नोट कर लें, जेजेपी बीजेपी के प्रत्याशी की तो जमानत जब्त हो, जमानत नहीं बचा पाएंगे, ये हालत हो जाएगी। मेरी जो अभय जी से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि मेरी ये कोशिश होगी कि आईएनएलडी छोड़ के जितने भी नेता गए हैं उनको एक एक कर करके उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे घर पे मिलूं और उनको वापस लेकर के आऊं। किसी से मिलने की जरूरत नहीं, वो दुखी और परेशान लोग खुद आ रहे हैं अपने पास, वो स्वयं आ रहे हैं, रोज शामिल हो रहे हैं। मेरा अभय जी से अगला सवाल था कि सबको लेकर करके आ रहे हैं, मतलब परिवार से भी जो लोग गए उन पे उनका जवाब था वो उनका बीजेपी में विलय हो जाएगा। हमारा परिवार पार्टी है, हम जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर जो कोई भी आगे शामिल होना चाहे हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। कल अगर अजय जी, दुष्यंत, दिग्विजय ये वापस आना चाहें तो आए, मोस्ट वेलकम। मैं जो आपका तजुर्बा है और हरियाणा की राजनीति के मसले पर मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई व्यक्ति होगा जो इस वक्त जो एनालिसिस कर सके। आपने कांग्रेस के भी भजन लाल दौर, बंसी लाल दौर, हुडा दौर देखा, अपना भी देखा, खट्टर साहब का भी देख रहे हैं। इतनी सारी सरकारें बीच में आई और गई। इस उम्र के इस पड़ाव पर और इस वक्त अगर बहुत संक्षेप में हरियाणा की राजनीति के उतार चढ़ाव का वर्णन अगर आप कर पाए या एनालिसिस कर पाए तो कैसे करेंगे? मुझे एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं, मेरी एक सोच है जी। मैं तो जनहित के कामों में रुचि लेता हूँ, लोगों का इसके लिए सहयोग और समर्थन हासिल करना मेरी सोच है। इसलिए मैं तो लोगों से जुड़ा रहता हूँ, जुड़ा रहूंगा। अगर मैं चलिए एक आपकी अपनी सरकार थी, उसके बाद एक सरकार आ गई हुडा साहब की और उसके बाद सरकार आ गई बीजेपी की। इन दो सरकारों का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? मतलब ये मानते हुए कि आप अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को अलग रख दीजिए अभी, और इन दो सरकारों का एक थर्ड एम्पायर की तरह अगर आपको विश्लेषण करना हो तो कैसे करते हैं? दोनों का ही ध्येय यही था। दोनों मुख्यमंत्री जो थे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा था चाहे ये खट्टर हैं, पैसे लूट रहे हैं। जनहित के कामों में इनकी कोई रुचि नहीं थी, कहीं कोई विकास के काम नहीं किए, दोनों ने भी नहीं किए, पैसा बटोरने पर लगे। लेकिन कहते तो दोनों, और खट्टर साहब का तो मूल वही है कि पारदर्शी सरकार, ईमानदार सरकार, पैम्पलेट पे, इश्तिहार में तो यही रहता है। तो प्रचार करने से तो नहीं होता। गलत काम करने वाला अगर अच्छे प्रचार का वास्ता देगा तो क्या लोग इतने मूर्ख थोड़े हैं जो उसकी बात को मान लें?
पॉलिटिक्स में परसेप्शन का क्या रोल है? पॉलिटिक्स में तो प्रत्यक्ष रूप में लोगों के किए हुए कामों का मूल्यांकन करते हैं। परसेप्शन, छवि, किसी की छवि के प्रति मैं कोई विशेष रूप से चर्चा करूँ, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन ये लुटेरे वर्ग के लोग, इन्हें देश से, जनता से प्यार नहीं, पैसे से प्यार। आपने एक मुख्यमंत्री आप भी थे, बाकी भी दूसरे, लेकिन मैं मौजूदा वाले जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं मैं उनकी सिर्फ बात करता हूं। उसके बाद हुड्डा साहब की बात भी की आपने, खट्टर साहब की बात की। पता नहीं आपसे कितना सीखे नहीं सीखे, दुष्यंत आज डिप्टी सीएम है। ये भूल जाइए कि वो आपके पोते हैं। अभी मैं एक राजनीतिक तौर पे ही पूछ रहा हूँ, उनका मूल्यांकन 1 साल हो गया, काफी होता है 1 साल समझने के लिए। कैसे करते हैं आप? नहीं, वो हमें दादा नहीं मान रहा है, वो तो गौतम को दादा मानता है, इसलिए उसका मूल्यांकन क्या करूंगा मैं? इसलिए मैंने कहा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से नहीं, एक राजनेता के आप तौर। उसी बात को दोहरा रहे हो। हमारी पार्टी परिवार है हमारा। मैंने परिवार को मैंने पूछा नहीं सर, मैंने ये कहा कि एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, खट्टर साहब और एक दुष्यंत चौटाला, दोनों सीएम डिप्टी सीएम सब हैं, एक आप ही थे, मैंने आपको अभी अलग किया। ये 3 हैं, इन 3 का मूल्यांकन कैसे करते हैं आप? क्योंकि आपके मूल्यांकन का बड़ा महत्व है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एज मुख्यमंत्री कैसे करते हैं मूल्यांकन? कैसे मूल्यांकन किस तरह करूंगा? कार्य मतलब मुख्यमंत्री हैं तो मैंने बता तो दिया आपको, बार बार उसी को फिर दोहराऊंगा मैं जी। इनका मूल्यांकन एक ही है, इन्हें जनता से कोई प्यार नहीं, ये तो पैसे से प्यार करते हैं। इन तीनों के बारे में आपकी यही राय है? यही राय है, पैसा ही लूटते हैं। मौजूदा राजनीति में क्या बदलाव होना चाहिए? अच्छे नेक लोग जब सत्ता में आएंगे तभी प्रदेश और देश का विकास होगा। इसीलिए हमने सोच समझ करके हमारी पार्टी का प्रत्याशी, इसके खिलाफ कहीं भी आपको एक लफ्ज भी इसके खिलाफ नहीं मिलेगा। चुनाव परिणाम क्या हो ये तो लोगों के इख्तियार में, लेकिन मेरे पार्टी के प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है, उसके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं। ये जनता से जुड़ा हुआ है, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति, पार्टी के प्रति समर्पित। आईएनएलडी को वापस पटरी पे लाने के लिए कोई आपकी कार्य योजना? पटरी से आईएनएलडी कहाँ उतर गई? चुनाव हारने से आप क्या समझते हो कि पार्टी पटरी से उतर जाती? नहीं, मैं एकदम नहीं मानता। तो फिर चुनावी गणित जो है, अगर मैं उसकी अपनी भाषा को उसमें संशोधन कर दूं, चुनावी गलत जो है वो बढ़ते बिगड़ते रहते हैं। पता नहीं किस वक्त किसका दाव लग गया, क्या परिस्थितियां पैदा हो गई। हिंदुस्तान में अभी जो गठबंधन की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, प्री और पोस्ट, एक होता है शादी के पहले मोहब्बत, एक होता है शादी कर लेने के बाद मोहब्बत। कहाँ क्या मान के चलोगे आप? बिहार के चुनाव में देख लो ना, क्लासिक एग्जाम्पल है। लालू और नीतीश साथ लड़े, जीते, सरकार बनाई और उसके बाद 1 साल 1.25 साल के बाद सरकार तोड़ करके अलग सरकार बनी। इन गठबंधनों का कोई महत्व लगता है कि है? ये सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का जो आंकड़ा है। फिर वो सत्ता तक भी इसलिए पहुंचते हैं कि फिर लूट मचानी है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे और हरियाणा की राजनीति का भी वक्त निकला तो इनके साथ बैठ करके उसका एक एनालिसिस, एक विश्लेषण वाले कार्यक्रम में, और जिनका रुझान हुआ हरियाणा की राजनीति को समझने का, कभी मौका मिला तो बैठ करके बात करूंगा। बहरहाल वक्त अभी बड़ौदा उपचुनाव का है और बड़ौदा उपचुनाव के लिए जो हमने ये महापंचायत लगाई है उसमें एक एक कर करके हम अलग अलग नेताओं से, अलग अलग पार्टी के नुमाइंदों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। वो सवाल जो आपके जहन में है हम उनसे पूछते रहेंगे। तो अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नेता के साथ, एक और हस्ती के साथ, वो जिनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस बड़ौदा उपचुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।